डॉक्टर अशरफ गनी की दुबई में मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन उनके बच्चे किस हाल में है इसके बारे में अभी तक जानना बाकी है और यही हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इटली से वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस सिलसिले में आपको मज़ीद खबरें जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। डॉक्टर अशरफ गनी, पहले उनके बारे में कहा जाता था कि वो ताजिकिस्तान है, फिर उज़्बेकिस्तान है, लेकिन बाद में उन्होंने सरप्राइजिंग एंट्री दी दुबई में और दुबई में उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, जगह दे दी गई। ये एक अलग मौजू है कि तीसरे मुल्क के मफरूर, भगौड़े और जलावतन अक्सर जो रहनुमा होते हैं या जो ख़ुद को लीडर कहते हैं या जब सरबराह होते हैं, जब वो हुकूमत उनकी नहीं रहती तो फिर हमारी जड़ों में कौन बैठते हैं? ये अरबी, ये अमरीकी और ये बरतानवी। हमारे कई मुजरम जो हैं अब भी बरतानिया की तहवील में है, लेकिन हम उनको वापस नहीं ला सकते हैं। वो उनकी पुष्ट पनाही करते हैं, उनके अपने कुछ मकासद होते हैं। पहले अरबियों की बात करते हैं। ये चले गए वहाँ पे दुबई में, इनको वहाँ पे जगह मिल गई। फिर इनसे वहाँ पूछा गया कि $169 मिलियन जो आप साथ लेकर आए हैं वो कहाँ पे हैं? आपके मुल्क की मईशत की हालत बहुत बुरी है, पुराने कपड़े लोग पहनते हैं, पाँव में उनके चप्पलें नहीं होती, खाना उनको वक्त पे मिलता कोई नहीं, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। आप पहले वहाँ पे हुक्मरानी करते रहे। जितना पैसा बाहर से अमरीकियों की तरफ से आता था, एलाइट्स की तरफ से आता था, वो गबन होता रहा। लॉर्ड्स उसको खा जाते रहे। आप भी उसमें शामिल होते होंगे, लेकिन अगर आप शामिल नहीं हैं तो जाते जाते ये आपने क्या कमाल दिखाया कि $170 मिलियन के करीब पैसा भी लेके निकल आए वहाँ से। वो पैसे कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा ये मेरे ऊपर इल्ज़ामात हैं, मैं कोई पैसे लेकर नहीं आया। अच्छा नाज़रीन, याद रखिएगा कि हम बात करेंगे इनके बच्चों के बारे में, लेकिन थोड़ी सी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से ज़रूर मैं कुछ कहना चाहूँगा, और वो यही है कि इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सारे इल्ज़ामात झूठे हैं, कोई पैसा मैंने लेकर आया, और उसका इन्होंने सबूत के तौर पे अपने मेज़बानों को आगे कर दिया और मेज़बानों से कहलवाने की कोशिश की कि आप इनसे पूछ लें कि मैं तो खाली हाथ आया था। अच्छा, अगर आप खाली हाथ आए थे तो वो हेलीकॉप्टरों पे और 4 गाड़ियों पे जो आप निकले हैं और उसमें जो पैसा नहीं साथ ले जा सके, जगह ना होने की वजह से वो वापस रह गया, वो पैसा आपके पास कहाँ से आया? आ जाएं आप इनके बच्चों की तरफ। इनके बच्चों में पहले तो है तारक गनी। तारक गनी एक पोश इलाका है वाशिंगटन का, वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, मुआशियात के ये प्रोफेसर हैं, वहीं पले बढ़े, वहीं पैदा हुए, तालीम वहाँ हासिल की, लेकिन अपने मुल्क की मईशत के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ ये अमरीकियों को मईशत पढ़ाते हैं, उनकी मईशत के ऊपर बात करते हैं, अपने मुल्क की मईशत के ऊपर इन्होंने कभी कोई बात नहीं की, ना इनका कोई थीसिस, ना इनकी स्टडी। अच्छा, ये अपनी पार्टनर जो है एलिज़ाबेथ पीयर्सन के साथ रहते हैं। ये पार्टनर के तौर पे ही इंटरनेशनल मीडिया में इनको मुतारफ़ करवाया गया, एलिज़ाबेथ पीयर्सन को। अब ये पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्या है? जो लोग यूरोप में रहते हैं, ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत और कर देता हूँ, और वो वजाहत इस तरह से है कि अभी नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि शादी के बगैर भी तो रह सकते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करता इस मौजू पे, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन चूंकि वो एक पब्लिक फिगर के बच्चे हैं तो इस हवाले से उनका तज़किरा भी ज़रूरी है। लोग जानना चाहते हैं कि वो जब वहाँ से निकले थे अशरफ गनी, तो उनके साथ उनके फैमिली मेम्बरान भी थे, क्या उनके बच्चे भी साथ थे? ऐसा नहीं है। तारक गनी जो है मुआशियात के, जैसे मैंने कहा कि प्रोफेसर ज़रा पोश इलाके में रहते हैं, तो वो अपनी पार्टनर के साथ ही रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, वो अफ़गानिस्तान में वापस आने का कोई इरादा ना उनका था ना है, अब भी वो वापस आना नहीं चाहते। ये तो होगी उनकी सूरत हाल। वो एक खुशहाल ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं। उनके अखराजात कौन बर्दाश्त करता रहा और वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, ये एक अलग सवाल है। अशरफ गनी जब इक़्तिदार में आए थे तो वो इलेक्शन लड़के नहीं आए थे, बल्कि उनको लाया गया था, और उनको जो लोग लाए थे उनके बारे में क्या राय रखते हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, ये बात करने से पहले कि उनके कितने बच्चे हैं, तारक गनी की तो हम बात कर ली, अब उनके दूसरे बच्चों की तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा कि ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, अफ़गानिस्तान में तबाह हाल सूरत हाल, और जाते जाते ये $170 मिलियन भी वहाँ से निकाल के ले गए। तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? इनसे पूछा गया कि फिर आप क्यों निकले? अगर आप मुल्क का इतना ही दर्द रखते थे और इतना ही आप समझते थे कि मुल्क इस वक्त बहरान में है, तो वहाँ से क्यों निकल गए? इन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे खाना जंगी नहीं चाहता था, मैं खून रेजी नहीं चाहता था, ये खामोशी से वहाँ से निकल आया। तो सवाल ये है कि आपको लाया क्यों गया था? और जितना सा वहाँ पर रहे
तो क्या उस दौरान वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहती थी अफ़गानिस्तान में? उस वक्त क्या हालात थे? तालिबान को दूर हटाने के लिए, उनको मार भगाने के लिए आपने सारे हरबे इस्तेमाल किए, और जब वो चढ़ दौड़े पूरी कुव्वत के साथ और काबल के बिल्कुल दरवाज़ों पर दस्तखत उन्होंने दे दी, तो फिर वहाँ से आप भाग गए। ना आप अपने साथियों को बताया, ना हुकूमती अहदेदारान को बताया, बल्कि बाज़ इनके फैमिली मेम्बरान्स भी ये कहते हैं कि हमें तक नहीं इन्होंने बताया, चुप करके यहाँ से निकल गए। ये तो सूरत हाल है अफ़गान साबिक सदर की। अब इस दूसरी तरफ आ जाए, इनकी एक बेटी भी है, मरियम गनी उनका नाम है, वो भी अमेरिका में है। 49 साल उनकी उम्र है, उनके बेटे की उम्र 39 साल। अच्छा, ये जो है फैशनेबल हैं, बड़ी शाहाना ज़िंदगी ये भी गुजार रही हैं। ये न्यूयॉर्क में है और एक बड़े पोश इलाके में एक फ़्लैट में रहती हैं। ये ख़ुद को आर्टिस्ट कहती हैं और अफ़गान ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनकी चैम्पियन अपने आप को करार देती हैं। बड़ी खुशहाल और मॉडर्न ज़िंदगी ये गुजार रही हैं। इनका भी कोई वापसी का प्रोग्राम नहीं है और ना ये वापस आना चाहती हैं। अच्छा, अशरफ गनी बैठे हैं बाहर दुबई में, उनके बच्चे बैठे हैं अमेरिका में। अब आप आ जाएं इनके बाकी फैमिली मेम्बरान की तरफ। इनके फैमिली मेम्बरान की तफसील अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जो भी लोग आए हैं वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर रहते भी है, क्योंकि जितने डॉलर्स आते थे, जितना पैसा आता था, अमरीकी कहते हैं कि हम तो इनके फौजियों की तरह इनके खाने पीने के खर्चात भी बर्दाश्त करते थे। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर ख़ारजा ने एक बड़ा चुपता हुआ सवाल उठाया पिछले दिनों। उन्होंने कहा कि जितना पैसा आया अफ़गानिस्तान में, ये कहाँ गया पैसा? कौन खा गया? वो लॉर्ड्स खा गए वहाँ के। और अशरफ गनी जैसे लोग कुछ तो वहाँ पे खा गए और कुछ ले गए। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये एक बददियानत आदमी है, अशरफ, ये एक बड़बोला आदमी है, ये मेरे सेनेटर्स के साथ पीता पिलाता रहता था, उनकी खुशामदों में लगा रहता था, मुझे तो इसके ऊपर कभी भी यकीन नहीं रहा। तो जब क्लिंटन के दौर में डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जब इसके ऊपर एतमाद नहीं था, तो फिर इसको क्यों बनाए रखा? अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कठपुतली हुक्मरान किसको कहा जाता है। उससे वो काम लेते थे, वो काम करता था, जब उनका काम खत्म हो गया तो वो चले गए। अशरफ गनी अब भी ये ख्वाब देख रहे हैं और उन्होंने कहा है एक इंटरव्यू में कि मैं पहला अफ़गान सरबराह नहीं हूँ जो इस मुल्क से गया है, मुझसे पहले भी हुक्मरान जलावतन होते रहे हैं और मुनासिब वक्त के ऊपर वापस भी अफ़गानिस्तान आते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अफ़गान साबिक़ सदर अशरफ गनी अभी भी अफ़गानिस्तान में वापस जाने का इरादा रखते हैं और ख्वाब रखते हैं, और फिर वो वही लूटमार मचाएंगे या कठपुतली का किरदार अदा करते हैं। उसकी वजह ये है कि किरदार एक नशा है। ये नशा उनको अब भी है अपनी ज़िंदगी में, और कम से कम तालिबान की मौजूदगी में वो वापस आ सकेंगे ऐसा बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता। लेकिन आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के क्या हालात होंगे, तालिबान की हुकूमत बनेगी नहीं बनेगी, एक मुत्तहद सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो मुत्तहद होकर एक नई हुकूमत बनाएंगी, उसमें कुछ जगह मिल जाएगी अफ़गान साबिक़ सदर को, वो वापस आ जाएंगे। इसके बारे में अभी फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल है। अच्छा, जिन मुल्कों का, अब इसका मैं निचोड़ आपके सामने पेश करता हूँ। तीसरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक जिनके हुक्मरानों का मरना जीना बाहर, जिनके बच्चे बाहर, जिनकी दौलत बाहर, जिनके बिजनेस बाहर, जिनके बच्चों की तालीम बाहर, उनका क्या इंटरेस्ट होगा इस मुल्क में? तीसरी दुनिया के मुल्कों की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा। तीसरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके अक्सर इन भगौड़े टाइप के हुक्मरानों का यही हाल है। लूटते रहते हैं और जाते हुए भी चोरी करते हैं, डाका डालते हैं और जितने वसाइल उठा सकते हैं वहाँ से ले जाते हैं। हमारे भी कुछ हुक्मरान हैं, अब आप देख लें, इलाज तक के लिए ये लोग बाहर जाते हैं। इतना अरसा ये यहाँ पे रहे, हुक्मरानी की, इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, अवाम के लिए और अपने लिए ये इलाज के लिए हस्पताल तक बैनुल अक़वामी मयार का नहीं बना सके। किसी का नाम मैं नहीं ले रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब तक कौम की, तीसरी दुनिया के मुल्कों की अक़वाम की, जब तक ये छोटी सी बात उनके जहन में नहीं आएगी, ये छोटी सी फ़िलासफ़ी, ये छोटा सा असूल उनके जहन में जगह हासिल नहीं कर सकेगा कि जब तक उनके हुक्मरानों का जीना मरना इस मुल्क के अंदर नहीं है, वो इस मुल्क के साथ मुहब्बे वतन नहीं हो सकते। एक अजीब बात यह है कि हर मुल्क की एक इस्टेब्लिशमेंट भी होती है
वो जब देखती है कि हुक्मरान उनके कहने सुनने में नहीं रहे तो फिर उनको वो इक़्तिदार से हटा देते हैं। लेकिन जब एस्टैब्लिशमेंट चाहती है किसी भी तीसरी दुनिया के मुल्क की इस तरह की, तो फिर वो इस तरह के हुक्मरानों को फिर वापस ले आते हैं, फिर उनकी जय हो जाती है, फिर वो हुक्मरानी करने लग पड़ते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है अवाम के ऊपर कि अवाम क्या सोचते हैं, अवाम क्या समझते हैं। क्या वो ऐसे हुक्मरानों को बर्दाश्त करते हैं? क्या वो अपने हुक्मरानों को या जिन लोगों को वो सपोर्ट करते हैं, हुक्मरानों को या सरबराहान को, क्या वो उनसे पूछते हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर रहें, यहाँ पैदा हुए हैं तो यहाँ मरें आप, और अपने जो भी वसाइल हैं वो इस मुल्क के अंदर लाकर इसकी मईशत की बहाली पे लगाएं ताकि अवाम को भी इसका कुछ फ़ायदा पहुंच सके। अशरफ गनी और उनके बच्चों की जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसके तनाजुर में सिर्फ यही बात आपके गोशगुजार करनी थी कि जब तक ये कुछ चंद ममालिक इन भगौड़े हुक्मरानों की सरपरस्ती बंद नहीं करेंगे और अवाम का शऊर नहीं जागेगा, हम ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, ऐसे ही जलील होते रहेंगे, बल्कि हम और हमारी जो नस्लें आने वाली वो भी मकरूज़ रहेंगी और उनके ऊपर कर्जा जो है वो चढ़ता चला जाएगा। इसके बारे में ज़रूर सोचें। आज